नमस्कार। सत्य हिंदी के इस खास कार्यक्रम द विजय त्रिवेदी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदुस्तान का मतलब ही राजनीति है और खासतौर से आजाद भारत में जमहूरियत के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो पोर्शन है, सबसे बड़ा जो फीड है वो राजनीति है, डेमोक्रेसी है। बिना डेमोक्रेसी के लगता है हम लोग जी ही नहीं सकते। लड़ाई के लिए, कुछ चीजों को हासिल करने के लिए, कुछ चीजों के लिए खास तौर से मेहनत, आंदोलन, प्रदर्शन, ये सब कहानियां लगातार चलती रहती हैं। आजादी से पहले जब प्रिंसली स्टेट्स हुआ करती थी, राजा महाराजा होते थे, तो लगता था कि राजा महाराजाओं के बाद हम लोग किस तरह से जमहूरियत को, डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करेंगे और राजा महाराजाओं का क्या होगा। फिर हमने देखा कि धीरे धीरे राजा महाराजाओं को भी जो कहते हैं जन्नत की हकीकत वो समझ आई और उन्होंने जमहूरियत को एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया और वो हमारे नए जनप्रतिनिधि बन गए। बहुत सारे लोग आए जनप्रतिनिधि बनकर, उन्होंने जनता की बातों को समझा, अपने खुद को बदला और एक नए रास्ते पर चलने को पड़ा। हिंदुस्तान का एक ऐसा परिवार जो प्राइवेट है, सीक्रेट है, लेकिन पब्लिक लाइफ में है। डेमोक्रेसी में 1957 से आज 2021 तक शायद ही कोई दिन रहा हो जब उस परिवार का कोई ना कोई सदस्य संसद में नहीं रहा हो, लेकिन फिर भी वो हिंदुस्तान के बड़े राज परिवारों में से एक है। सिंधिया परिवार, मध्य प्रदेश के ग्वालियर का सिंधिया परिवार, हमारी जो पहली आजादी की लड़ाई जिसे हम कहते हैं 1857 से लेकर आज तक परिवार चर्चाओं में रहा है। अलग अलग कारणों से, अलग अलग मसलों से, अलग अलग किरदारों से इस परिवार में महिलाओं की भूमिकाएं भी बहुत महत्वपूर्ण रही हैं। ऐसे वक्त में जब महिलाएं नहीं पढ़ती थी, तब उस परिवार की महिलाएं हिंदुस्तान की राजनीति को ही नहीं, हिंदुस्तान को नई दिशा देती थी। उस ऐसे महत्वपूर्ण परिवार पर एक बेहतरीन किताब आई है, द हाउस ऑफ सिंधिया। किताब तो खास है ही, इसलिए भी ज्यादा खास है कि एक ऐसे खूबसूरत इंसान ने, मेरे मित्र रशीद किदवई साहब ने इसे लिखा है, जो हिंदुस्तान की राजनीति को बेहद करीब से समझते हैं और बहुत ही हार्ड वर्किंग राइटर, जर्नलिस्ट हैं। इस किताब को पढ़ने में आपको हार्ट बीट को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हर पेज को पढ़ते पढ़ते लगता है कि अगले पेज पर तो ना चले जाएं। हर पेज का जैसे ही बदलते हैं, एक नया टर्न, एक नया ट्विस्ट इस परिवार को लेकर आता है। तो रोली बुक्स ने इसको छापा है। रशीद साहब हमारे साथ हैं। मेरा सौभाग्य है कि रशीद साहब से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। उनकी पहले की जो किताबें हैं कांग्रेस पर, सोनिया गांधी पर, उन किताबों से मैंने कांग्रेस के बारे में, हिंदुस्तान की राजनीति के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, थोड़ा बहुत सीखा, क्योंकि मेरी बुद्धि थोड़ी सी कमजोर है तो मैं उतना नहीं सीख पाता। लेकिन रशीद साहब की जो कलम है ना, वो सोने पे सुहागा है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में और ज्ञानवर्धन करने के लिए और इतना मजेदार तरीके से लिखने के लिए। आप ये सब कुछ छोड़ के फिल्मों में चले जाइए। आजकल फिल्में वैसे भी बहुत पिट रही हैं, तो कुछ अच्छा लिखेंगे तो कुछ हिट फिल्में बन जाएंगी, कुछ अच्छे प्रोड्यूसर्स का, फिल्म स्टार्स का जो है ना भला हो जाएगा। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। जी, धन्यवाद विजय भाई। आप हमारे जो कार्यक्रम सुन रहे हैं, मेरा और विजय जी का बड़ा लंबा साथ है। करीब 2-2.5 दशक हो गए होंगे कि हम एक दूसरे को जानते हैं और इनका व्यवहार बिल्कुल नहीं बदला। ये खुद बहुत मेहनत से और इन्होंने अपनी सफाई, ईमानदारी और नेकनामी से इन्होंने पत्रकारिता करी और बड़े हमेशा से मैं तो इनको एक दिग्गज मानता हूँ। हम लोगों की बात एक बड़ी इस तरह की दिलचस्प रही कि जैसे राजनीतिक दल देश में 2 ही बड़े राजनीतिक दल हैं, एक कांग्रेस पार्टी और एक भारतीय जनता पार्टी है और दोनों विचारधारा के हिसाब से भी बड़े अलग रहे हैं। तो हम दोनों अलग अलग पार्टी या एक तरीके से कवर करते रहे, या जो हम कह सकते हैं कि हमारा एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है। या हाउस ऑफ सिंधिया में आके विजय भाई थोड़ा सा इसका समावेश होता है, क्योंकि यही बात मैं कर रहा हूँ कि इसमें दोनों के दोनों पार्टी जो है शामिल है हाउस ऑफ सिंधिया में, कांग्रेस से तो इस बीजेपी तक। बातचीत में मुझे लगता है कि हम विजय साहब से भी कुछ उस तरह का सीखेंगे, क्योंकि बहुत सी चीजें जो मेरी पुस्तक में शायद ना आ पाई हों, और खासतौर से राजमाता सिंधिया और वसुंधरा राजे के बारे में ये हमारे मित्र को उसके आज ज्यादा अच्छी जानकारी हो, तो उसको भी हम आपने बहुत अच्छा उस पर लिखा है। और अभी तो मतलब ये मुझे लग रहा है कि फुल सर्किल हो गया है सिंधिया परिवार का, राजमाता से ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में आने में और हाल ही में उनके मंत्रिमंडल में शामिल हो जाने पर, खासतौर से सिविल एविएशन में आ जाने में, जो उनके पिता माधवराव सिंधिया ने भी एक जमाने में संभाला था।
तो सर किस तरह से आप इस फुल सर्किल को देख रहे हैं? खासतौर से हम ज्योतिरादित्य सिंधिया से शुरू करते हैं, हालांकि वो आपकी किताब के आखिरी चैप्टर्स में से एक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया। आप कैसे ज्योतिरादित्य, क्योंकि मैंने तो पूरा पढ़ा, हर पेज जो है ना, ऐसा, मैं इस पर किताब पे ज्यादा चर्चा इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि जिसको आनंद लेना हो ना, वो खुद खरीदे इस किताब को और खुद पढ़े, तब आएगा असली मजा। लेकिन आप कैसे देखते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की अभी की एंट्री को, उनके मंत्रिमंडल में शामिल होने को, सिंधिया परिवार के एक सदस्य का कांग्रेस से बीजेपी में? जी देखिए, इसके कई पहलू हैं। एक तो जो सिंधिया परिवार का जो आपने शुरुआत में जिक्र किया, ये विजय जी सिर्फ मेरे ख्याल से भारत का नहीं, विश्व का एक अनूठा एक तरीके का परिवार होगा जो 1731 से लेके आज तक एक तरीके से 300 साल सत्ता करीब में करीब। रहा। जी, सत्ता में रहा हो, ऐसा बहुत कम होता है। बहुत से लोग रहे उनके, मतलब जो उस वाले दौर में थे जब राजशाही के दौर में बड़ा लंबे लंबे उनकी सल्तनतें रही, जैसे मुगल रहे इस तरह से। लेकिन उसके बाद वो लोकतंत्र में उसका समावेश हो जाए और लोकतंत्र में इतना फल फूले। आज हमारे सुनने वाले अधिकांश लोग यही समझते होंगे कि देश में सबसे ज्यादा जो है, जो संसद में या देश की जो राज्यों की असेंबली है, उसमें नेहरू गांधी परिवार के लोग रहे होंगे। लेकिन नेहरू गांधी परिवार से ज्यादा अगर हम दिन घंटे उसको जोड़ के देखें तो सिंधिया परिवार के लोग तो रहे सिंधिया रहे परिवार है। सिंधिया जी। परिवार तो और ये कोई दिन नहीं रहा 1957 से आज तक, यदि जी जी जमहूरियत जी की भी बात और करें तो। 57 से भी इस तरह से कि जब देश की जो आजादी होती है 1947, और उसके बाद में, क्योंकि सिंधिया घराना एक समय साम्राज्य जो था बहुत बड़ा था, वो भारत के मतलब यूनियन ऑफ इंडिया में उसका विलय हो जाता है। और उसके जो महाराजा होते हैं जीवाजी राव सिंधिया, वो बन जाते हैं राज्य प्रमुख, मतलब जो आजकल हम जिन्हें राज प्रमुख राज्यपाल बनते हैं मध्य भारत के। जी, मध्य भारत के वो गवर्नर हो जाते हैं। तो वो भी जो है 6 साल उसका भी आप जोड़िए कि वो भी एक तरीके से सत्ता सुख मिलता रहा। तो एक तो ये है कि हम उनको इस चीज को हम क्रिटिसाइज करें, उसकी आलोचना करें कि ये क्या राजे महाराजे। एक चीज आप ये देखिए कि वो जनता से उन्होंने एक तरीके से मोहर लगा ली। महिलाएं सामने आई। आज देश के में 25 से 40% जो महिलाएं सक्रिय राजनीति में हैं, वो किसी न किसी वंशवाद से आई हुई है। हम वंशवाद को जरूर आलोचना करें और उसको गलत समझें, लेकिन आप ये कभी स्मरण करें कि अगर ये वंशवाद नहीं होता तो देश में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना होता और कितना कम होता। मतलब आज जो सरकार अभी रिशफल हुई, उसमें 77 में से 11 महिलाएं आई, तो उसको बहुत बड़ी उपलब्धि बता के पेश किया जा रहा है। एक जगह पे उपलब्धि है, लेकिन क्यों नहीं 50% क्यों नहीं है? 33%, जिसमें कांग्रेस, भाजपा और तमाम राजनीतिक दल तकरीबन एक राय के हैं। तो इस तरह से हमारे देश में बहुत सारी, मैं इसको कहूंगा, ऑडिटीज होती हैं। उन ऑडिटीज को भी मैंने किताब के जरिए हाईलाइट करने की जी। कोशिश की है। और जहां तक ज्योतिरादित्य की बात है, तो देखिए, दल बदलना कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन एक बात ये तो, एक मैंने मॉडलिस्टिक बात करी। व्यवहारिक रूप से आप देखें कि 25 एमएलए, जिनमें से अधिकांश जो थे वो मंत्री थे, मंत्री पद छोड़ के 15 महीने के भीतर ही वो दूसरे दल में आ जाते हैं, मंत्री पद त्याग देते हैं, फिर चुनाव लड़ते हैं और उसमें अधिकांश जीत के फिर मंत्री बन जाते हैं। तो ये एक मतलब अजीब टाइप की। लेकिन इसमें आप उनके देखिए कि सिंधिया परिवार की जो जो मैग्नेट या करंट या जो भी आप कहना चाहें, वो ग्वालियर चंबल इलाके में कितना मजबूत था कि लोग उनके साथ रहे और वापस आए और सत्ता में आ गए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं से उन्हें राहुल गांधी के निराशा थी और इस वजह से उन्होंने दल बदला, क्योंकि उन्हें लगा कि कांग्रेस में आज नहीं, आने वाले कल में भी उनका राजनीतिक भविष्य उज्जवल नहीं है। राहुल गांधी अपना मन नहीं बना पा रहे हैं और वो उनका अपना कीमती समय निकल रहा है। कुछ लोग यहाँ भी कहेंगे, जो मैंने किताब में उल्लेख किया है, एक तरीके से अनफिनिश्ड एजेंडा रहा है कि जो मराठों का बड़ा स्वर्णिम इतिहास रहा है, लेकिन दिल्ली पे कब्जा नहीं कर सके। दिल्ली हमेशा ही दूर रहा जब उनके लिए। जी दूर रहे, और 2-3 बार मतलब ऐसा रहा कि मुगल बादशाह ने बिल्कुल उनको अपना वो बना दिया, नंबर 2 वाइस रीजेंट बना दिया। उन्होंने जो था अंग्रेजों से और अब्दाली से और सबसे जो है दिल्ली की सल्तनत को जो है बचाया, लेकिन खुद कभी नहीं आए। जब राजनीति का जो हमारे नंबर लोकतंत्र की 8। राजनीति की बात करें, लोकशाही में, उसमें भी वाई बी चौहान बहुत बड़े कदावर नेता थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी के समय, वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। अभी हमारे और विजय जी के समकालीन शरद पवार जी, बहुत बार उनका नाम चला, आज भी लोग उनको प्रधानमंत्री, तो वो नहीं। तो क्या कोई मराठा छत्रा मतलब पृष्ठभूमि तो महाराष्ट्र की है क्या? और माधवराव के बारे में भी कहा जाते थे, राजमाता ने पद नहीं लिया, नहीं अगर पद लेती तो उनकी भी दावेदारी होती। तो उस
श्रृंखला में, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, आज ज्योतिरादित्य तकरीबन 50 साल के हैं, लेकिन अगले 15 साल में वो राजनीतिक रूप से कहाँ होंगे, ये एक क्वेश्चन मार्क है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं देखिए, एक एम्बिशन होना है, उसमें कोई बुराई नहीं है। एम्बिशन में बुराई नहीं है बिल्कुल, लेकिन जो राहुल गांधी के ट्वीट का जिक्र आपने किया ज्योतिरादित्य सिंधिया की फोटो के साथ और कमलनाथ की फोटो के साथ की पेशेंस एंड टाइम, क्या वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के फैसले से आपको ठीक लगता है? देखिए, राहुल गांधी की मनोस्थिति बहुत अलग है, और ये आपने प्रश्न बहुत, मतलब जैसे मैं कहता ना कि लाख रुपए का आपने सवाल पूछा है। राहुल गांधी को लगता है कि क्योंकि उनकी दादी प्रधानमंत्री रही, उनके पिता प्रधानमंत्री रहे, उनकी माँ प्रधानमंत्री तो नहीं बनी, लेकिन उनके पास पूरी जो यूपीए का 10 साल का शासन था, उसमें पूरी पावर था, लोगों से उन्हें लगता है कि सत्ता में जो होता है, उनका एक बहुत सिंपल सोच है कि फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। उन्हें लगता है कहीं ना कहीं राजीव गांधी उस तरीके से डिजर्व नहीं करते थे। वो इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो माहौल बना, और जल्दबाजी में वो प्रधानमंत्री बन गए, और उस पद से वो बहुत ज्यादा उस तरीके का इंसाफ नहीं कर सके जो जो अगर जीते रहते तो करते। तो राहुल गांधी का एक ये मेंटल मेकअप है कि क्या जल्दी क्या है, अगर या मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं तो देश में क्या मूलचूल क्या परिवर्तन ले आऊंगा। लेकिन उनके समकालीन जो उनके दोस्त लोग हैं या जो उनके साथ के लोग हैं, सिंधिया को तो वो ज्योतिरादित्य की मैं बात कर रहा हूँ, 3-4 साल की उम्र से उनकी मित्रता है, एक ही स्कूल में गए, एक ही कॉलेज में गए, विदेश गए, बहुत मतलब गहरा याराना, न सिर्फ परिवारों का बल्कि आपसी भी। उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं हो सकता है ऐसा लगा हो कि राहुल गांधी तो मतलब बहुत संतुष्ट है, इनके यहाँ पर 2 प्रधानमंत्री हो चुके हैं, 3 प्रधानमंत्री हो चुके हैं, जवाहरलाल नेहरू को भी हम जोड़े, जवाहरलाल और नेहरू हर तरीके से, और वो कांग्रेस के अध्यक्ष है, तो उन्हें कोई अघोषित रूप से भी अध्यक्ष है, मतलब कांग्रेस की पॉलिटिकल लीडरशिप उनके हाथ में है, धरोहर है, उन्हें कोई जल्दबाजी और बेचैनी नहीं है। वो इंतजार कर रहे हैं कि जब मौका मिलेगा, जब मोदी जी या भाजपा से जनता का मोह भंग होगा, तो देश जो है नेहरू गांधी परिवार की तरफ देखेगा। लेकिन दूसरे लोग जो है, जो प्रोफेशनल थे, जो बहुत बड़े बड़े बैंक मर्चेंट बैंकर्स हो सकते थे, या कहीं के सीईओ होते या कुछ होते, 50 साल की उम्र काफी हो जाती है विजय भाई, तो उनको लगा कि नहीं, अब हमें खुद मतलब अपना कुछ करके दिखाना चाहिए। मुझे लगता है यही एक जो मतलब सलाह देना बहुत अच्छा है, जो टॉलस्टॉय का जो उन्होंने कोट बताया था कि पेशेंस एंड टाइम, तो जी उसको लगा कि ये तो हमें मतलब चढ़ा रहे हैं एक तरीके से। जी। नहीं, लेकिन आपको लगता है कि यहाँ आकर भारतीय जनता पार्टी में आकर उन्हें वो हासिल हो जाएगा जो वो चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि आप उनको, ज्योतिरादित्य सिंधिया को, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री देखते हैं भावी वक्त में? देखिए, मुझे लगता है कि राजनीति में कयास लगाना, आप बहुत लंबी पारी अभी चल रही है, आपको भी बड़ा मुश्किल होता है। अगर हम देश के मतलब आजादी के बाद के हम राजनीतिक वातावरण को देखें, तो जो भी नंबर 2 रहा, वो सर्वोच्च पद पे नहीं पहुंचा। मतलब चाहे हम बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल की, मतलब सेहत ने साथ नहीं दिया, पहले जल्दी गुजर गए, और या हम प्रणब मुखर्जी की बात करें, वाईबी चौहान की मैंने जिक्र किया, लाल कृष्ण आडवाणी की करें, शरद पवार का जिक्र करें, तो या तो नंबर 2 जो होता है ना, वो बड़े टारगेट में आ जाता है। तो इस तरीके से अगर अभी हम देखें, तो अभी मोदी जी का काल चल रहा है, मोदी जी के बाद शायद अमित शाह जी का दौर आएगा, और उसके बाद जो योगी आदित्यनाथ हैं, देवेंद्र फडणवीस हैं, उस तरह का। मुझे लगता है आने वाले समय में जो मैंने देखा है, सिंधिया जी का जो व्यक्तित्व है, वो भाजपा के मतलब टॉप 10 टॉप 5 नेताओं में 24 तक वो आ शामिल जाएंगे, हो सकते, और आ जाए। उनका काम करने का तरीका उनका बड़ा अच्छा और सुलझा हुआ है, अंडरस्टैंडिंग है उनकी, एक हर चीज की बारीकी में जाते हैं। देखिए, न सिर्फ वो बल्कि दोनों भाषाओं में, मतलब आप देखिए, जब वो हिंदी बोलते हैं तो उसमें अंग्रेजी का शब्द बहुत कम इस्तेमाल होता है, मतलब मैं ज्यादा अंग्रेजी के शब्द तो इस्तेमाल आपने करता उनका हूँ। स्कूल का भी जिक्र किया कि उनके जो जी टीचर जी, थे, हिंदी के शिक्षक थे, वो कनिष्ठ उनको हिंदी बोलते हैं। क्लिष्ट हिंदी बोलते थे और सीख रहे थे। लेकिन इस सवाल का उलट सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, कि क्या जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को अब तक मिला, मतलब ये भी हमारा एनालाइज करने में कुछ भी बोल सकते हैं, क्या वो कम मिला? देखिए, ये चीज तो इसका कोई वो आ जाता है ना कि ग्लास आधा भरा है, आधा खाली है। मुझे लगता है कि एक मतलब उनका बड़ी पॉलिटिकल उपलब्धि करियर कितना है। बड़ा है, आप सोचिए क्या करियर है कुल मिलाकर। और यदि वो रॉयल फैमिली के नहीं होते, सिंधिया परिवार के नहीं होते, उनकी उम्र के लोग, तो आपने कांग्रेस को कवर किया है, एआईसीसी ऑफिस में बाहर का चौकीदार ही नहीं घुसने देता 50 साल की उम्र तक। तो देखिए, वो तो अगर क्या होता है या परिवार, देखिए उसका तो एक हमारे देश में जो व्यवस्था है, उसमें तो ये फायदा
लोगों को होता ही है। एक पैट्रिक फ्रेंच की किताब है, उसमें उन्होंने लिखा है कि करीब इंडिया करके उसका टाइटल है, उसमें दिया है कि करीब 30-35% लोग जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है तमाम राजनीतिक दलों के, वो किसी न किसी दूसरी तीसरी पीढ़ी का एक तरीके का वंशवाद है। तो ये हमारे देश की एक राजनीतिक लोकतांत्रिक प्रणाली में एक उसका एक फीचर है, जिसका देखिए हर बार वो जीते और 19 में वो हार भी गए। और क्योंकि गुना से हारे, जो जो सिंधिया जो राजघराने का जो जो तो उनके इलाहा पर राजघराने की सीट है, राजघराने में उस जी, इलेक्शन में गया भी उससे था, बहुत तब भी बड़ा मुझे झटका लगा लगा था। कि कोई भी सिंधिया परिवार का सदस्य जो है, वो कभी जो ग्वालियर का जो जो अंपायर थी, जो सल्तनत थी, उसमें वो कभी नहीं हारा था। मतलब राजमाता सिंधिया हारी इंदिरा गांधी से रायबरेली में, या रायबरेली में हारे। वसुंधरा राजे हारी एक बार भिंड में, वो लड़ी थी चुनाव, उत्तर जी प्रदेश में था, तो वहां पर वो चुनाव हारी। लेकिन वो जो था यहाँ पर उस तरीके से मध्य प्रदेश में या मध्य भारत में या ग्वालियर साम्राज्य में उनकी उस तरीके की हार नहीं हुई। तो उसको लेकर के लेकिन उस हार की उनको जिम्मेदारी आपने राहुल गांधी को दे दी। जी, तो कभी देखिए आपका बड़ा राज एक परिवार, आपका एक एक पत्थर गढ़ा हुआ, मैं गुना गया हूँ, ग्वालियर गया हूँ, एक एक पत्थर तो सिंधिया परिवार ने गढ़ा है। राहुल गांधी बेचारे कहाँ आ गए, जो ना हार गए तो आपने राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहरा दिया। देखिए ये वही मैं कह रहा हूँ कि ये आदमी का, ये मनोविज्ञान शास्त्र का एक शोध का विषय हो सकता है कि आदमी जिससे हारा, उससे उसको गुस्सा या खीज या वो कम। प्रतिशोध की भावना नहीं है। आपको जो आपको लगता है कि आप अपनों की वजह से हार गए। मैं जीत जाता अगर राहुल गांधी, मतलब राहुल गांधी ना होते, कोई बड़े सक्षम नेता होते। और ये नहीं देख रहे कि राहुल गांधी खुद चुनाव जीते। मुझे लगता है कहीं ना कहीं देखिए कुछ और भी चीजें हुई हो, जिसका मैं सरसरी से जिक्र करूंगा क्योंकि किताब में ज्यादा जिक्र है। देखिए जब 2018 में कांग्रेस की जीत हुई, तो उस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया भी दावेदार थे मुख्यमंत्री बनने के, जिस तरीके से सचिन पायलट दावेदार थे ठीक है। राजस्थान में मुख्यमंत्री बनने के। उस जी वक्त मुझे लगता है, मैं वहां पर मौजूद नहीं था, आंखों देखा हाल मैं नहीं बता सकता, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने इनसे कहा होगा कि वही जो आएगा ना, पेशेंस एंड टाइम, क्या अभी आप इंतजार करिए, इन लोग करते हैं। 19 में राहुल गांधी का आकलन ये था कि कुछ नया होगा, कुछ खिचड़ी सरकार बनेगी, मतलब वो कुछ बालाकोट और मौका उसके मिलेगा। बाद जब वो जी जीते, वो राहुल गांधी के ने उसकी कल्पना नहीं की थी। उन्हें लगा था कि या तो वो जो कांग्रेस के सीनियर लीडर है कमलनाथ और अशोक गहलोत को, उनको केंद्र की राजनीति में लाएंगे, या ये युवाओं को केंद्र की राजनीति में मौका दिया जाएगा। वो कांग्रेस की हार बड़ी 19 में जबरदस्त हुई और उससे पूरा मनोबल टूट गया। तो उस वक्त अब इनको लगा कि अब आगे तो यहाँ के ऊपर भविष्य है नहीं। और राहुल गांधी, बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूँ इस संदर्भ में, उन्हें लगा कि राहुल गांधी या तो कुछ करना नहीं चाहते हैं, मतलब कमलनाथ को हटा के उनको बनाना, या वो कर नहीं सकते, मतलब ही इज इनकैपेबल ऑफ डूइंग इट। दोनों यस। स्थिति में ज्योतिरादित्य सिंधिया को लगा कि अब आगे तो मेरा यहाँ कोई भविष्य नहीं है, मैं अभी 50 का हूँ, 55 का हो जाऊंगा, 60 का हो जाऊंगा, 65 का हो जाऊंगा, और यही सब चलता रहेगा। तो मेरे ख्याल से उन्होंने अपना मन बना लिया। क्योंकि देखिए उससे पहले मेरी उनसे मुलाकात होती रहती थी, वो बहुत उस तरीके से ना सिर्फ कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता थे, बल्कि बड़ी मेहनत जुझारू भी। वो तो वेस्टर्न यूपी में बड़ी सब लोगों से बातचीत करना चाह रहे थे। और मतलब जब चुनाव का 19 का चुनाव हो रहा था, बहुत उनको उम्मीद थी कि उत्तर प्रदेश का रिजल्ट थोड़ा बेहतर होगा। जिस तरीके का जो रिजल्ट आया, मतलब कांग्रेस को सिर्फ एक रायबरेली छोड़ के कांग्रेस सब जगह हार गई, इसका उन्हें अनुमान नहीं था। मुझे लगता है कि एक इमोशनल डिसीजन था। नहीं सर, लेकिन आपने बहुत अच्छे से इस बातों को बहुत किताब में बहुत बेहतरीन तरीके से लिखा है। मुझे थोड़ा सा समझाइए कि 2008, 2013, 2017 में जो कैंपेन कमेटी का इंचार्ज कांग्रेस का, वो भारतीय जनता पार्टी की कैंपेन कमेटी में 10वें नंबर पर और फोटो भी नहीं लगी हो। पहली बात जो आपने जिक्र किया, मैं उस पर ज्यादा नहीं। दूसरी इंटरेस्टिंग बात है कि गुना राहुल गांधी की वजह से हार गए क्योंकि आप नहीं चाहते थे। आप वेस्टर्न यूपी के तो इंचार्ज थे, क्या कमाल हो गया। ठीक है, जी तो देखिए ये ये अकाउंटेबिलिटी तो आप लिए बिना दूसरे को सिर पर डाल, यानी 300 साल का जो इतिहास आपने लिखा है उसका एक जो क्रक्स मुझे लगता है वो ये है कि सिंधिया परिवार को हर हाल में सत्ता चाहिए। देखिए सत्ता का ये जो जो राजनीति के प्रति या सत्ता के प्रति जो लगाव, या हर कीमत पे कुछ पा जाने की जो लालसा है या महत्वाकांक्षा है, वो
विजय जी देखिए, वो सिर्फ अगर हम कहें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया या सिंधिया परिवार में है तो वो थोड़ा अनुचित होगा, सब जगह होगा। देखिए आपने आज ये मौका नहीं है उन सब चीजों का डिस्कस करने का, लेकिन आपने भी वो देखा था कि गोवा में जो भाजपा का अधिवेशन होता है और वहां पर प्रधानमंत्री उस समय के अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो गुजरात के उस समय के मुख्यमंत्री के बारे में जो राय होती है, और लाल कृष्ण आडवाणी किस तरीके से पूरा मतलब अपनी एक प्रतिष्ठा दांव पे लगा करके उनको बचाते हैं। मतलब मैं आपके हवाले से सब बातें कह रहा हूँ। तो और उसके बाद फिर क्या होता है, 13 के समय आता है 2013 तक, और फिर लाल कृष्ण आडवाणी और नरेंद्र मोदी जी के क्या संबंध होते हैं, क्या राजनीति होती है। तो देखिए मुझे लगता है कि ये चीजें जो है ना, या हम और भी चीजों का हम देखें कि जो चंद्रशेखर और वीपी सिंह और चौधरी देवीलाल के समय देवीलाल का जिस तरह से हुआ, चरण सिंह का भी जिस तरह से हुआ, जी जी जी, और हेगड़े के साथ जो हुआ, बहुत सी चीजें ऐसे अध्याय भरे हुए हैं। तो इन सब में मुझे लगता है कि अगर हम एक देखो, मैं उसका कोई बड़ा मतलब वो नहीं बन रहा हूँ कि मैं उनका एक एडवोकेट के रूप में पेश हो रहा हूँ। मैं लेखक हूँ, मैंने तथ्य पेश किए, लेकिन मेरा कहना ये है कि हमारी राजनीति में होता रहता है। जी, एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आपने जो लिखा है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो है माधवराव सिंधिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो यदि कंपैरिजन ना भी करें तो भी जो एनेक्डोट्स हैं, इंसिडेंट्स हैं, वो बिल्कुल एक जैसे हैं। और फिर मुझे एक चीज नहीं समझ में आई कि जहां बहुत बार आपने भी जिक्र किया और भी लोग जिक्र करते हैं कि जो माधवराव सिंधिया गांधी परिवार के, राजीव गांधी के, सोनिया गांधी के मित्र रहे हैं, करीबी लोगों में से रहे, लेकिन उसके बाद भी सोनिया गांधी ने उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाया। 1999 का जिक्र आपने किया है, उस समय भी उनके दिमाग में माधवराव सिंधिया नहीं आते। और तो और छोड़िए, फिर वो उनको लोकसभा का वो भी नहीं बनाते हैं, लोकसभा में विपक्ष का नेता भी नहीं बनाती, शरद पवार को बना देती, ठीक है। और फिर जब दोबारा नंबर आता है, जब शरद पवार छोड़ जाते हैं तो खुद सोनिया गांधी बन जाती। वैसा का वैसा राहुल गांधी करते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को विपक्ष का नेता नहीं बनाया जाता, लोकसभा में नेता नहीं बनाया जाता, दोबारा जिम्मेदारी नहीं जाती। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, और फिर प्रधानमंत्री पद तक के लिए, मतलब सोनिया गांधी और गांधी परिवार यदि माधवराव सिंधिया का सबसे करीबी मित्र है तो क्यों नहीं वो उनके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार उनकी सोच में थी। बनना नहीं बनना तो अलग मुद्दा होता है, 99 में तो मौका था कि बन सकते थे। जी देखिए, यहीं के ऊपर एक बड़ा प्रश्न उठता है, और बड़ा आपने जो बातें उठाई हैं वो राजनीति को की जो एक तरीके से जिसे हम कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। मतलब जो कुछ किया जा सकता है, या उसके मतलब नीचे स्तर पे या ऊंचे स्तर पे सब चीजें होती है उसमें। और वहीं के ऊपर ये आता है कि निजी संबंध जो होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। निजी संबंधों के चलते अगर फैसले, भावनात्मक फैसले लिए जाते होते तो आज देश नहीं, पूरे विश्व की जो थी राजनीति अलग होती। वहां के ऊपर देखिए आप राजीव गांधी सक्रिय राजनीति में आए, वो पहले पायलट थे, अच्छी खासी खुशी की जिंदगी गुजार रहे थे। संजय गांधी का निधन हो जाता है, इंदिरा गांधी उनको ले आती है, और वो क्या करते हैं, अपनी मित्र मंडलियों को जोड़ लेते हैं, जिसमें उस जमाने के बहुत बड़े कलाकार अमिताभ बच्चन शामिल है। नेहरू गांधी परिवार और अमिताभ बच्चन के बारे में भी मैंने काफी कुछ लिखने की कोशिश करी। तो मुझे वो भी बड़ा दिलचस्प पहलू नजर आते हैं, और मैंने यहाँ कहीं पर एक उल्लेख भी किया है कि जिस तरीके से अमिताभ बच्चन और गांधी परिवार में क्या हुआ, क्यों क्या गड़बड़ हुआ, उसका एग्जैक्ट रीजन मतलब फर्स्ट हैंड वो पता नहीं है। इसी तरीके से सिंधिया परिवार का, ज्योतिरादित्य और राहुल गांधी का, इंदिरा गांधी का आपने जिक्र थोड़ा सा मुझे बता देते। आपने ऐसा इंटरेस्ट उसमें पैदा किया किताब में कि इंदिरा गांधी ने कहा कि अमिताभ बच्चन और माधवराव सिंधिया के बारे में जो कहा है, जी वो जी जी मैं जी जी, तो वो तो देखिए क्या हुआ कि राजीव गांधी का राजनीतिक पतन क्यों हुआ, बोफोर्स की वजह से नहीं हुआ। राजीव गांधी का राजनीतिक पतन उस दिन से हुआ जिस दिन अमिताभ बच्चन ने इलाहाबाद की सीट छोड़ दी, जहां उन्होंने एच.एन. बोगना को हराया था, और उस सीट के ऊपर वीपी सिंह ने उपचुनाव लड़ा 1987 में, और पूरी जो था राजनीति देश की पलट गई, और 400 सीटें लाने वाला एकदम से उसको ऐसे लगा कि भाई इसको तो हराया जा सकता है। जैसे अभी की स्थिति में कुछ क्षेत्रीय दलों में मोदी जी के बारे में भी ये हो चुका है कि बंगाल में चुनाव हार गए तो मतलब इन्हें कहीं भी हराया जा सकता है, यूपी में हरा सकते हैं, पंजाब में हरा सकते हैं, उत्तराखंड में हरा सकते हैं। एक टर्निंग पॉइंट होता है, कोई ना कोई टर्निंग पॉइंट होता है। तो ये मैं कह रहा हूँ कि मुझे याद है कि वीपी सिंह के लिए अडवाणी जी जब ये
2014 से पहले की बात है, 2011-12 की। तो अडवाणी जी लोकसभा के जो ऊपर प्रेस गैलरी होती थी, वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और वो ये चर्चा कर रहे थे कि हो सकता है कि कोई वीपी सिंह फिर निकल आए। जी तो जी वो जी वीपी सिंह का, हालांकि उनके वीपी सिंह की जरूरत नहीं पड़ी 2014 में, उनके अपने नेता जी वहां पर जी आ गए, लेकिन वीपी सिंह का इंतजार अडवाणी जी उस वक्त भी कर रहे थे। कर रहे थे, बिल्कुल। तो ये इस तरह की चीजें होती हैं जो बड़ी दिलचस्प होती है। मुझे लगता है इंदिरा गांधी का राजनीतिक आकलन इन दोनों, जो माधवराव सिंधिया और अमिताभ बच्चन के, उनके पारिवारिक रिश्तों में जो उनकी मतलब दोनों की जो माँ के साथ में उनका जो एक तरीके का रिश्ता अनुभव रहा, उसके आधार पे कहा था। उन्हें लगा कि तेजी बच्चन जो है एक पर्टिकुलर फेज में, जब इंदिरा गांधी 1977 में चुनाव हार गई और क्राइसिस अमिताभ में बच्चन थे। की फिल्में थी, तो वो फिल्मों के लिए तो इंदिरा गांधी चाहती थी कि अमिताभ बच्चन थोड़ी सी उनकी मदद करें राजनीतिक रूप से, लेकिन वो तेजी बच्चन ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अमिताभ की फिल्में जो है सेंसर में फंस जाएगी और जनता पार्टी उनका उसके खिलाफ काम करेगी। तो क्योंकि अमिताभ बच्चन एक ऐसे अदाकार थे जिन्होंने 75 में इमरजेंसी का समर्थन किया। अब वो इन सब चीजों की चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन ये तथ्यात्मक बात है। उसी तरीके से उन्हें लगा था, इंदिरा गांधी को लगा था कि राजमाता सिंधिया ने इंदिरा गांधी को जड़ से मिटाने की कोशिश की थी। मैं सिर्फ वो 1900 मतलब 80 के चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ, उससे पहले भी जो पूरा का इमरजेंसी के पूरा दौरान भी। इमरजेंसी के पहले नहीं, पहले जब इंदिरा गांधी जब थोड़ी सी मतलब इतनी वल्नरेबल थी, जब उन्होंने प्राइवेट पर्सेस को खत्म करा, जो विपक्ष को खत्म रजवाड़ों किया, जो वो करा था, उस समय सबसे ज्यादा जो थी, और जमाने में राजमाता का पूरी एक देश भर में एक अपील थी। और देखिए मैं आपको बताऊं, राजमाता के मामले में अब जब आपने ये सारे विषय छेड़ दिए हैं, तो मैं कुछ बातें भी बताना चाहूंगा जी कि जी जी। जवाहरलाल नेहरू भी, देखिए जो आज हम लोग कहते हैं कि ये दक्षिणपंथी विचारधारा और जिससे भाजपा बहुत ज्यादा लग, देखिए जवाहरलाल नेहरू बहुत मतलब अपने बहुत सक्षम नेता थे। और उस जमाने में आप जानते हैं कि कांग्रेस सारी की सारी मतलब 75% सीटें जीतती थी। लेकिन जो 51-52 का पहला लोकसभा का चुनाव हुआ, तो ग्वालियर में उस जमाने में 2 सीटें होती थी, दोनों सीटें जो थी वो हिंदू महासभा को गई। तो हिंदू महासभा को मिले। जवाहरलाल नेहरू सतर्क हो गए और उन्होंने 57 का चुनाव मतलब एक तरीके से राजमाता को बाध्य किया। किताब पढ़िएगा क्योंकि उसमें जी, पूरा उसमें पूरा जिक्र जिक्र है। आपने किया कि किस तरह से जी जी। वो गई तो हैं, और दिल्ली में भी वो जो नेहरू की अलमगीरा मुलाकात है सिंधिया जी के जी, साथ, और फिर और उसमें उनके शास्त्री जी भी हस्बैंड की शामिल जो थे। नाराजगी। जी। जी जी जी। लेकिन ये और जो उन्होंने आपने कहा कि आप बात। शास्त्री जी से मिल लीजिए। आज जी भाजपा वाले मानते हैं कि नेहरू और शास्त्री में फर्क था, लेकिन ये बातें समझने की होती है राजनीति में कि कोई फर्क नहीं था। वो और कैलाश नाथ काटजू ने उनको चुनाव लड़वा दिया। तो 57 और 62 2 बार राजमाता जो थी, जो कांग्रेस। वो कांग्रेस की सांसद रही। और ये बड़ी दिलचस्प बात है। और कांग्रेस को वो मन से पसंद नहीं करती थी। आप विरोधाभास देखिए। मैं जी मैं यही आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ कि पूरा सिंधिया परिवार का पूरा पिछला जो मतलब आजादी के बाद का इतिहास देखें, तो उसमें सभी लोग कांग्रेस के साथ रहे हैं। राजमाता भी रही, माधवराव भी रहे, ज्योतिरादित्य भी रहे, लेकिन किसी को भी कांग्रेस रास नहीं आई। क्यों, ऐसी वजह रही? देखिए क्योंकि एक एक चीज होती है जो हमारी एक हम सबकी एक अपनी एक विचारधारा होती है अपने मन में, हम उसका इजहार करें ना करें वो होती है। मुझे लगता है सिंधिया परिवार का एक सोच थी, एक सामाजिक सोच थी। लेकिन राजमाता की सोच जो थी वो सिंधिया परिवार से थोड़ी भिन्न थी। वो जब 1942 वगैरह का जो मूवमेंट हो रहा था, जब राजमाता कॉलेज में पढ़ रही थी, उन्हें गांधी उस जी के वक्त प्रति बहुत ज्यादा उस तरीके की आस्था नहीं थी, जो और उन्हें लगता था कि सुभाष बोस या जो भगत सिंह जो है वो उनके हीरो थे। उसका उन्होंने अपनी आत्मकथा में बड़ा जिक्र किया। उल्लेख जी किया। और उन्हें लगता था कि ये जो अहिंसा वगैरह, उन्हें लगता था कि अंग्रेजों को तो लड़ भिड़ करके मतलब गोली तलवार से जो था मार के भगाना चाहिए था। तो एक उनका दृष्टिकोण था। और उस दृष्टिकोण के बाद में जब वो परिवार में आई, सिंधिया परिवार में, तो ग्वालियर में जो हिंदू महासभा के लोग थे उनके साथ उनका ज्यादा मेल जोल बढ़ा और राजनीतिक सोच उनकी उसी डायरेक्शन में रही। राजमाता मतलब बहुत मिस्टर दिलचस्प मिस्टर शख्सियत है। आंग्रे का प्रभाव तो सबसे ज्यादा उन पर रहा है, तो सबसे जिसका ज्यादा जिक्र। एक वो राइट विंग का जो पूरी की पूरी मतलब उसको ताकत मिली, मजबूती मिली, उसमें मुझे लगता है कि राजमाता को का बहुत बड़ा योगदान है। और आज ज्योतिरादित्य सिंधिया को कहीं ना कहीं, जो हम अगर हम आरएसएस या संघ परिवार या जिसका भी नाम लें, उसमें कुछ लोग ऐसे हैं, विजय जी आपको ज्यादा बेहतर पता होगा, जो इस पुरानी बातों को याद करके आज उनकी मदद कर रहे हैं, मतलब पर्दे के पीछे से। और उन्हें लगता है कि ये राजमाता का मतलब जो
होता है, ये हमारे लिए एक असेट है, क्योंकि इसकी छवि अच्छी है, बोलता अच्छा है, हिंदी अंग्रेजी में बहुत प्रभावशाली है, काम करना आता है, तो इसको लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह जी, की सोच जो है उसका भी सिंधिया जी को फायदा हो रहा है। फायदा हो रहा है। लेकिन जब बात आप करते हैं, आपने तो वैसे वो गांधी की हत्या की शक्ति सुई भी वहां तक पहुंचा दी, ग्वालियर के राज परिवार तक, रिवॉल्वर के गन को खरीदारी तक। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब माधवराव सिंधिया इमरजेंसी तो बहुत 75 की बात है, उसके बाद तो माधवराव सिंधिया राजीव गांधी के साथ, इंदिरा गांधी के साथ सरकार में रहे हैं, मंत्री रहे हैं, नरसिम्हा राव के साथ मंत्री रहे हैं। उसके बाद 50 साल बाद, 40 साल बाद आप कहें कि मुझे इमरजेंसी की याद आ रही, ज्योतिरादित्य सिंधिया ये कहें, और 4 साल पहले, आप 3 साल पहले कहें कि सेक्युलरिज्म मेरा फैब्रिक है, और आज देखिए मैं नेशनलिस्टिक फर्वर हो जाए। देखिए वही मुझे लगता है कि माधवराव सिंधिया और ज्योतिरादित्य बाप बेटी होने के बावजूद उनका एक व्यक्तित्व जो है वो अलग है। माधवराव सिंधिया जो थे उन्हें भी वो भारतीय जनसंघ के 1971 में के समर्थन से सांसद रहे। उन्होंने तो पहला चुनाव 1977 जनसंघ से लड़ा। जी जी, जी जनसंघ हाँ के जी समर्थन बिल्कुल। से चला। लेकिन वो जनसंघ की विचारधारा उन्हें खटकती थी। वो ऑक्सफोर्ड में पढ़े थे, वो एक उनका एक जिसे हम कहते हैं एक उदारवाद, एक लिबरल सोच थी, और उन्हें उसको लेकर के बहुत ज्यादा वो कंफर्टेबल नहीं थे। उनको लगता था कि उनकी माँ के ऊपर एक तरीके से आंग्रे और दूसरे लोगों ने उनको अपने कब्जा वैचारिक कर रूप रखा से था। उनको भ्रष्ट कर दिया या उनको अपने साथ ले लिया। लेकिन मुझे लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को ये कोई इस तरह की कोई दुविधा नहीं रही। ये भी वेस्टर्न एजुकेटेड है, इनका भी आप कह सकते हैं उठना बैठना एक जिसे आप लिबरल सर्कल्स कहते हैं उसमें जी, है। लेकिन उन्हें लगा कि ये नहीं है आज, इसका विचारधारा का समय नहीं है आज। हमें एक अपना ये है कि अभी मौका मिल रहा है और वो ले ले। देखिए ये सिंधिया मॉडल जो है ये सिर्फ सिंधिया तक ही सीमित है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। देखिए कांग्रेस में, क्योंकि कांग्रेस के समय बुरा समय चल रहा है, 25 लीडर होंगे, पूरा G23 जिसे हम कहते हैं, हो सकता है वो चाहे कि वो भाजपा में आ जाए, लेकिन भाजपा उनको मंत्री पद नहीं देगी। आप देखिए जितिन प्रसाद, वो भी एक तो वो राजनीतिक तो दल के भाजपा या को अपनी ताकत देखने की भी, अपना फायदा किस में होगा, तो सिंधिया और पायलट और जितिन प्रसाद में फर्क समझती है ना। जी जी जी। और विजय जी आपने बहुत पते की बात कही। देखिए सिंधिया जी के ज्योतिरादित्य के साथ में दो फायदे हुए। एक तो उनको एक तरीके का नयापन मिला, मतलब उन अपने आप को दर्शा रहे हैं कि वो भाजपा केवल एक पार्टी नहीं है जो पहले थी, पार्टी नहीं बल्कि एक प्लेटफॉर्म है जिस पर कोई भी आ सकता है। इस तरह का एक उनका एक उन्होंने चीज को सेल कर रहे हैं। दूसरी तरफ उन्होंने ये किया कि कांग्रेस का एक नगीना, कांग्रेस का एक अच्छा जैसे हम असेट कह सकते हैं, जो आने वाले समय में चाहे वो कांग्रेस सत्ता में आती या ना आती, एक उसका रोल होता, उसको ले लिया। तो ये एक तरीके का मतलब दोहरा झटका है। एक तो मतलब भाजपा का फायदा हुआ और कांग्रेस को नुकसान किया, क्योंकि कांग्रेस में जो अगर हम कांग्रेस के 10 बड़े नेताओं की बात करते जब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया थे तो उनमें आते थे। हो सकता है पहले नंबर पे ना आते, लेकिन 5वें 6ठे नंबर 8वें 5वें 6ठे वहां नंबर पर पर होते, आते। टॉप 10। जैसे अभी सचिन पायलट का है कि आप उसको नकार नहीं सकते। तो ये एक उन्होंने वो कराया कि कांग्रेस के लोगों को और मतलब बेचैन कर दिया, सत्ता का सुख देख करके। दिखा कर रहे हैं। हेमंता शर्मा का लोग बात करते हैं, वो पुरानी बात हो गई। अभी तो ये नई बात है, और जब कांग्रेस बहुत उसको लग रहा है कि उसका आने वाला भविष्य जो है वो इतना उज्जवल नहीं है। ठीक है, मतलब वो तो अब एक गांधी परिवार का सितारा जो है, बहुत चमकता हुआ सितारा, 15 साल से मुख्यमंत्री बनने का इंतजार कर रहा है कौन, बीजेपी में आकर। अब ज्योतिरादित्य कब बनेगी ये तो अलग मुद्दा है। लेकिन एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, आपने किताब में भी बहुत उसका जिक्र किया, इंटरेस्टिंग है कि डेमोक्रेसी की बात आपने की है, पब्लिक लाइफ की बात की है, सिक्योरिटी की बात की है, लेकिन मैं देख रहा हूँ सिंधिया परिवार, ज्योतिरादित्य की बात नहीं कर रहा, पर्सनल नहीं हो रहा, लेकिन राजमाता से लेकर आज तक वो डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन उनका जो मेंटल बिहेवियर है, जो मुझे समझ आ रहा है, वो रॉयल फैमिली वाला ही है। बीजेपी जी राजमाता देखिए को राजमाता की तरह से करती रही। आपने लिखा माधवराव सिंधिया पीपल्स महाराजा, पीपल्स महाराजा ना। और अभी तक मैं सुनता था, आप ज्यादा जानते होंगे, कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को श्रीमंत ना कहा जाए तो वो नाराज हो जाते हैं। तो ये जो टोटल बिहेवियर है, और वो क्या पर्सनल पे छोड़ ही दें कि शादियां किस लेविश तरीके से हुई है, ज्योतिरादित्य को छोड़ दें तब भी किस तरह की लेविश शादियां हुई हैं, किस तरह की पार्टीज होती हैं, और वो जो लेडीज मैन का चर्चा आपने सब की है, वो तो खैर अलग पर्सनल लाइफ है। लेकिन ये पीपल्स महाराजा जो है, यही चलेंगे हमारे यहाँ। जी देखिए ये एक बड़ा वही मैं कह रहा हूँ, उसका एक ऐसा पहलू है जिसको
हम मतलब मुझे लगता है कि कोई भी जो लोकतंत्र पर विश्वास करता है उसको बहुत ज्यादा गर्व नहीं होगा, क्योंकि बार बार एक ऐसी सोच है कि जहां जहां पहले ग्वालियर का राजघराना था या जो उसके ग्वालियर साम्राज्य में आता था, वहां एक सोच है कि अगर हम वहां अपने आप को महाराजा के रूप में प्रस्तुत नहीं करेंगे तो वहां वो लोग जो है हमें उस तरीके की इज्जत नहीं देंगे जिसके हम आदी हैं। तो क्या होता है, बहुत सारे चुनाव होते हैं, आपने भी विजय जी कवर किए, मैंने भी, कि जब भी सिंधिया राज परिवार का कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है, चाहे वो कांग्रेस से या भाजपा से या मतलब एक निर्दलीय होके, लेकिन किसी भी महल तरह से एक तरीके का एक फरमान जारी होता है, एक मतलब उसके लेटर हेड के ऊपर एक जाता है कि आप जो है महल के अगर ग्वालियर की प्रजा आप इनको वोट दें। तो ये बड़ा जी आपको अटपटा लग सकता है, लेकिन उसका प्रभाव होता है। 10 में से 9 मामलों में जो है वो सिंधिया परिवार के सदस्य एक दूसरे के खिलाफ प्रचार में नहीं उतरे। कुछ जी ऐसा हुआ जैसे 1984 में जब अटल 84 बिहारी में जो है, वाजपेयी चुनाव लड़े थे, तभी महल से माधव उन्होंने सिंधिया। पत्र जारी कर दिया, लेकिन वो उस तरह से उतरे नहीं, मैदान में जी, जी। सामने नहीं आए। और क्योंकि मुझे लगता है कि वो कहीं न कहीं राजमाता को अटल बिहारी वाजपेयी के प्रति सहानुभूति हो रही थी कि मैं उनको अपने दम पे लाई कि मैं आपको यहाँ यहाँ चुनाव लड़िए, आपको कोई खतरा नहीं है, और मेरा बेटा ही जो है उनको मतलब उनको हराने पे आ गया और हरा भी दिया था। तो राजमाता को एक तरीके का अंदर का एक अपराध बोध से जो था, उन्होंने उसका समर्थन किया। लेकिन अमूमन ये सिंधिया परिवार वाले, देखिए मेरा थोड़ा-सा आपसे मतलब मतभेद है इस मामले में, जी विजय जी जी माफ जी करिएगा। जी मेरा जी कहना ये है कि हमारे देश की राजनीति के बहुत से मतलब लोकतंत्र पे तो हम सबको बड़ा गर्व है, लेकिन उसके बहुत से ऐसे पहलू हैं, जैसे धर्म और आस्था का बखान किया जाता है, जिस तरीके से रुपये पैसे की रेल-पेल होती है, जिस तरह से भ्रष्ट लोग आते हैं या क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग आते हैं, तो तमाम चीजें, मैं कहता हूँ कि उसको लेकर के कोई हमारे मन में कोई आउटरेज नहीं है, हमारी जी, नींद नहीं हराम होती उससे, हम परेशान नहीं होते परेशान नहीं होते। लोगों का, परेशान नहीं होते कि देखिए 500 पूरे 545 लोग जो लोकसभा से चुने जाते हैं, वो सब कहते हैं कि साहब आज की स्थिति में कि हमने 75 लाख 70 लाख से कम पैसे रुपए खर्च किए, कौन मानेगा? तो एक लेवल पे पूरे 545 लोग जो हैं वो इस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, मुझे क्योंकि किसी ने हम कहा जानते हैं 75 लोकसभा लाख में तो चुनाव, टिकट ही नहीं मिलता आजकल। आपको मुझसे ज्यादा व्यवहारिक जानकारी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। नहीं, इसमें मेरा कोई आपसे दो मत नहीं, नहीं, मेरा कहना ये मेरा कि आपसे मत, आप मुझसे मतभेद मत रखिए, मैं तो सवाल पूछ रहा था, वो मेरा कोई राय नहीं है कि राजाओं की, मैं कह रहा हूँ कि ये तो ये सवाल बनता व्यवस्था है। का ये व्यवस्था के एक विडंबना कह लीजिए, जो भी है वो ये है कि आज भी हमारे देश में हम 75 साल आजादी के मनाने वाले हैं, लेकिन हम जो पुराने रजवाड़े हैं उनके सदस्यों को हम न सिर्फ सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, बल्कि माई बाप कल्चर को हम अच्छा अच्छा। मानते हैं, और हमें एक गर्व महसूस होता है कि वो अगर हमारे देश के वो एक तरीके से डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सांसद बने, उसी तरीके से लेकिन बहुत से साधारण लोग भी जीत जाते हैं। तो दोनों चीजों का हमें मतलब मिश्रण करके देखना होगा। जी जी जी, बिल्कुल ठीक बात है। आपने वसुंधरा जी का जिक्र भी किताब में चैप्टर के तौर पे किया है, यशोधरा जी का भी जिक्र किया है, उनकी दोनों बहनों का, उषा जी का, उनका भी जिक्र हुआ है। आप पूरे महिला सिंधिया परिवार की हैं, उनको कितनी पावरफुल आज की तारीख में मान रहे हैं? राजमाता जैसा जो व्यक्तित्व है वो तो अभी नहीं है। क्या आपको लग रहा है कि आगे बढ़ सकता है? और इसी के साथ जुड़ा हुआ सवाल है जो आपने लास्ट चैप्टर तक पहुंचते हुए किया है, जो नई जनरेशन ऑफ सिंधिया फैमिली है, उसको आप कहाँ देख रहे हैं? जी देखिए, पहला जो मैंने अपना रिसर्च और अनुभव की बुनियाद पे जो मैं कह सकता हूँ, कुछ मामलों में देखिए जो वसुंधरा राजे सिंधिया हैं, वो राजमाता की सच्ची उत्तराधिकारी है। जी उनको साफ बात कहती है, उनको कई मामलों में बड़ा नैतिक साहस भी है। अपने दम बूते के ऊपर वो आगे बढ़ी। राजस्थान जैसी राज्य में वो वहाँ की मुख्यमंत्री बनना, ना तो मुख्यमंत्री बनना, बल्कि पूरी दबंगाई से काम करती है। मतलब आज भी फिर वही मैं कहूँगा कि मुझसे आप हजार गुना बेहतर इन सब चीज़ों को जानते हैं। उन्होंने घुटने नहीं टेके, उन्होंने संधि नहीं करी, और एक बहुत बड़ी मुझे लगता है आज की राजनीति में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो और उन्होंने बहुत सारी ऐसी स्कीम चलाई और प्रोग्राम्स किए, जो आज केंद्र सरकार अघोषित रूप से वही स्कीम चला रही वही है, चला रही और है। उसमें वसुंधरा को उस तरह से क्रेडिट भी नहीं मिल रहा। तो मुझे लगता है कि वो हमारा एक हक बनता है कि उनके कामों को कम से कम बहुत से कामों को हम सम्मान की दृष्टि से देखें। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसकी हम आलोचना करते हैं और उंगली उठाते हैं। एक और बात मैं इसी
जिक्र करूंगा कि देखिए जो सक्रिय राजनीति में जो महिलाएं आती हैं उन पर बड़ा दबाव रहता है, बड़ा प्रेशर रहता है और उनके बारे में कुछ ऐसी फजूल और बेबुनियाद बातें कही जाती हैं जो गॉसिप्स खूब रहते हैं। पुरुष वर्ग जो है बचा रहता है। भाई 8 बजे के बाद कोई व्यक्ति क्या कर रहा है अपने निजी जीवन में, मैंने नहीं देखा कि, और आप बता सकते हैं कि अगर ऐसा हुआ हो कि हम उसके बारे में टिप्पणी करें कि भाई वो फलाना पुरुष मतलब जो राजनेता नाइट है क्लब की चर्चा नहीं करते आप, पुरुषों के वो क्या नाइट कर क्लब रहा है, जाने की चर्चा कौन से नहीं क्लब करते। में क्या कर रहा है। लेकिन महिलाओं को लेकर के हमें बड़ा स्वाद आता है, हम चटखारे से लेके बात करते हैं। मुझे लगता है ये थोड़ी सी चीज जो है ये डिस्टर्बिंग है। अब खासतौर से जब अब आज महिलाएं वो कर रही हैं और हम उसको एक तरीके से बड़ा, वही मैं कहूंगा 77 में से 11 महिलाएं बना दी तो हम कहते हैं कि बहुत बड़ा कारनामा है। तो महिलाओं को जो राजनीति में आई है और उन्होंने अपने दमखम के ऊपर चुनाव जीता है और फिर मैं कहूंगा कि सब माफ करिएगा लेकिन मैं उसे रोक नहीं सकता। राजस्थान की राजनीति के में भी आप बहुत आपके ऊपर गहरी पैनी नजर है मुझसे कहीं ज्यादा। और वहां देखिए कि वो सब जातीय समीकरण वगैरह हर चीज उनके खिलाफ जाती है एक लेवल पे और उन सब को साध के वो चुनाव भी जीत जाती है बड़ी साधारण तरीके से जाती है। कहीं उनमें वो महारानी वाला आपको नहीं है, फ्लेवर नहीं नजर आएगा, खासतौर से वो प्रचार में जाती है। वो और तो ये गांव सिर्फ गांव तक मिलकर थी। जी जी। जी जी आप कहिए, मैं आपको सुनना चाहूंगा। नहीं 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 नहीं, वो बिल्कुल ठीक आप बात करें। वो गांव गांव में भी महिलाओं के साथ बैठती हैं, पहुंचती हैं प्रचार में, वो बिल्कुल ऐसा मिल जाती हैं कि उनको जो महिलाएं हैं उनका उनके साथ एक कनेक्ट हो जाता है। और इसीलिए वो आज भी राजस्थान में सबसे बड़ी नेता है भारतीय जनता पार्टी की, आप माने चाहे ना माने। जी दिल्ली जी में बैठकर ना माने, राजस्थान में उनको बड़ा नेता ही माना हमारी जाता और आपकी राय इसमें भी एक निकली। है। एक जो चीज है जहाँ से मतलब वक्त बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपसे बात के जो है और किताब में जितना जिक्र किया है, 300 साल के इतिहास को देखो। फिर मैं, माफ कीजिए, मैं कोई नाराजगी से नहीं कह रहा, 300 साल का इतिहास मैं पढ़ रहा हूँ 1731 से लेकर 2021 तक। तो वो मुगलों का शासन रहा हो, अंग्रेजों का शासन रहा हो, उसके बाद हिंदुस्तानियों का जो आजादी के बाद का शासन रहा हो, हर बार सिंधिया परिवार ने फैसला सत्ता के साथ रहना किया, रानी लक्ष्मीबाई से लेकर नरेंद्र मोदी तक। कारण कोई भी हो और तर्क कोई भी हो, इसे कैसे आप देखते? जी देखिए ये एक बड़ा, मुझे लगता है कि ये कोई एक स्क्रिप्ट के तहत नहीं हुआ। ये एक तो जिसे हम कहते हैं डेस्टिनी होती है, सर्कमस्टांसेस होते हैं और उस समय का जो उनका जो राजनीतिक विवेक था उसका करते हुए उन्होंने वो कदम उठाए। जैसे आप अगर देखें कि महाजी महाराज जो थे, महाजी सिंधिया, और वो बड़े अंग्रेजों के खिलाफ थे। उन्होंने फ्रेंच फोर्सेस को लेके फ्रेंच जनरल से अपने और 6 डिवीजन बनाते हैं और पूरी एक फौज खड़ी करते हैं। वो टीपू सुल्तान और हैदर अली से बात करते हैं, दिल्ली की जो मुगलों का जो चलचलाव का दौर था उनको अपने साथ लेने की। तो एक तरीके के पूरा फ्रंट बनाने की कोशिश करते हैं कि अंग्रेजों को यहाँ देश से निकाला जाए, भगाया जाए। और दुर्भाग्य में वो जीवन उनका साथ नहीं देता है, वो गुजर जाते हैं। और उसके बाद में जो जिनकी आप इशारा कर रहे थे, जो जयाजी राव सिंधिया थे, जो 1857 के समय जो हुआ, वो क्या करते हैं, उनका बिल्कुल दूसरा अंदाज था। वो ग्वालियर छोड़ करके आगरा चले गए और रानी लक्ष्मीबाई के साथ जो भी जुल्म जाती और नाइंसाफी हुई उसमें एक तरीके का वो भागीदार रहे। उनकी फौज में बगावत हो जाती है। और देखिए अंग्रेज कितने मतलब तेज और मतलब ये थे कि जो उन्होंने जो इनके प्रति इतनी श्रद्धा और आस्था का, वो क्या जवाब देते हैं कि जो जो उनका सिंधिया का जो मिलिट्री बेस है जो मुरार कहलाता है, वो उनको 1887-88 में मतलब जो था 20 साल के बाद में, 30 साल के बाद में उनको वापस मिलता है। बंदूकें देते हैं तो गोलियां नहीं देते, गोलियां देते हैं तो बंदूकें नहीं देते हैं। पूरा माधव जी महाराज ने पूरा एक दरबार पॉलिसी में, और उसका उन्होंने बड़े मतलब कटुता से और मतलब जिसे बिटरनेस कहते हैं उससे उसकी आलोचना करी के साथ, ये अंग्रेज बहादुर तो हमारी बात ही नहीं सुनते। तो ये तमाम चीजें रही। एक चीज फिर मैं उनकी तारीफ में कहूंगा कि उसका किताब में मैंने उल्लेख किया कि एक बार इंदौर में रानी लक्ष्मीबाई के एक वहाँ का प्रतिमा का अनावरण हो रहा था और वहाँ के ऊपर राजस्थान की मुख्यमंत्री को बुलाया जाता है और वसुंधरा जी, वसुंधरा जी का जिक्र आपने किया। और वहाँ कांग्रेस जो है और भाजपा के लोग, कुछ लोग जो है उसकी बड़ी मतलब वो करते हैं, प्रदर्शन करते हैं और वहां आकर के। लेकिन वसुंधरा क्या कहती है, पूरी ईमानदारी से बात कहती है कि जो भी वो उस समय का इतिहास था, आज हमारी सोच ये है कि रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो
बहुत बड़ी स्वतंत्रता सेनानी थी या वो थी, इसको आप एक राजनीतिक क्वेश्चन मान सकते हैं। मुझे लगता है यहाँ एक बहुत बड़ा एक लेसन है विजय जी, थोड़ा विषय से हट रहा हूँ। आज जो हम इतिहास को पीछे देखते हैं और उसको लेकर के जो उसमें राजनीति होती है, मुझे लगता है कि वहाँ ये बड़ा घालमेल है और लोगों को क्यों एक विशेष वर्ग को चढ़ाने के लिए उन संदर्भों का इस्तेमाल होता है और रेफरेंस दूसरा किया वर्ग था। जुड़ता है। दोनों दोषी है। अगर हम ये कहें कि भाई जो भी मान लीजिए मुगलों की बात करें, किसी ने जो औरंगजेब ने किया वो उसने किया, उस समय की उसकी राजनीति थी। बिल्कुल ठीक है, उस उसका वक्त की बात है। उसका जो है उसको किसी धर्म विशेष से जोड़ के या किसी व्यक्ति विशेष से जोड़ के उसका जिक्र करने का कोई तुक नहीं बनता और है। कंटेम्प्रेरी स्थितियां अलग अलग होती हैं। बिल्कुल अब सही बात है। जी जी एक बताइए आप। जो मिलियन डॉलर क्वेश्चन आपने रखा है, अभी जब शपथ ग्रहण हुआ तो अखबारों में छपा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो प्रॉपर्टी है वो करीब 300 करोड़ की, 318 करोड़ बताई गई। आपने उस किताब में मिलियन डॉलर क्वेश्चन रखा है, जिसके जो ट्रिलियन डॉलर प्रॉपर्टी है उसका क्या हिसाब किताब है सिंधिया परिवार की? जी देखिए, ये एक मतलब अकूत संपत्ति है और वो संपत्ति ऐसी है कि मुझे लगता है पूरा सिंधिया परिवार को भी उसका पूरा एक अनुमान नहीं है। किताब में मैंने की भी जो अंग्रेजों से बारे में अभी मुझे उसका ध्यान आया, वो भी पाठकों के लिए या सुनने वालों के लिए दिलचस्प चीज होगी कि अंग्रेजों पर एक तरीके का इनका डिपेंडेंस का रीजन ये भी था कि एक बीजक हुआ करता था, मतलब जो जी, दौलत जो होती थी, वो खजाने जो होते थे छुपे होते खजाना। थे और और वो उसका बीजक एक से तरीके मिला नहीं है का खजाना। आपने बहुत इंटरेस्टिंग जिक्र किया उसका अभी मिला नहीं। घटनाओं का। और एक अंग्रेज मतलब कर्नल थे, वो कर्नल साहब ने वो कुछ हिस्सा उसका जोड़ लिया, मतलब प्राप्त कर लिया। और वो उस समय जो था मेरे ख्याल से 2.5 करोड़ रुपए, जो आज के हिसाब से मतलब जो होगा कई हजार करोड़ों में उसको गिना आपने कई जाएगा। हजार करोड़ उसका जिक्र किया है। जी 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 जी। और उसका मैंने मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया है, तो वो मिल जाता है, तो उससे वो जाता है। और इंदिरा गांधी भी 75 में जो शक्ति थी उसमें वो कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी को भी लगा कि कहीं जयविलास पैलेस में उसको खजाना मिल जाएगा। बहुत सारी चीजें जो बंबई में, पुणे में, केरल में, मध्य प्रदेश में तो है ही है, और राजस्थान, बहुत सी संपत्ति इनकी फैली हुई है और मुकदमेबाजी 1960 के दशक से जो है चल रही है। अगर उसका सेटलमेंट होता है, और जो खासतौर से अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया है जिसमें महिलाओं का मतलब उत्तराधिकार को लेकर के विशेष रूप से जी टिप्पणी की गई है, तो अगर इसमें सब लोग एक तरफ हो, मतलब राजनीतिक सोच एक तरह हो, सरकार की थोड़ी बहुत मदद हो, अघोषित रूप से, जो हम जानते हैं व्यवहारिक रूप से होता है ऐसी चीजें, तो ये सबके लिए बहुत अच्छा है। तो वही मैं कह रहा हूँ, जो राजनीतिक निर्णय होते हैं, देखिए बनाने वाले ने इंसान को बड़ा अच्छा बनाया, हमारे हर एक के मन में जो है एक तरीके की एक डिविनिटी है, ईश्वर का वास है, और उसके साथ साथ हम लोग जो है हर तरीके का प्रयोग करते हैं। तो कभी आप सोचिए एक साक्षी भाव से कि ऐसा क्यों होता है। वो अगर ये ना हो तो दुनिया जो है वही स्वर्ग हो जाती। जी अगर सब लोग अच्छे होते, त्याग की भावना होती, और ये होता कि मतलब आप देखिए साधु समाज में भी खूब राजनीति होती है, बहुत जो ज्यादा। दरगाहें हैं और जो इस दरगाह, तरह की अखाड़े हैं, अखाड़े हैं, मठ सब जगह आश्रम वहां हैं। बड़ा, उसका क्या कारण है? तो हम क्यों राजनेताओं को दोष देते हैं? ये हमारे ठीक है। मतलब मन का चोर है। जी, मन का चोर है सर। मुझे तो आपने 8 जीरो का जिक्र कहीं पर किया तो मैं गिन रहा था 8 जीरो होती कितनी है, मुझे तो उतना भी नहीं पता। लेकिन अब रशीद साहब हो तो मैं एक लालच छोड़ नहीं सकता इस किताब से अलग, कि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस का एक नौजवान हीरो मिल गया जिसको हवाई जहाज दे दिया है। क्या कांग्रेस का पायलट भी बीजेपी को मिलेगा? और दूसरा सवाल इसी देखिए के साथ, ये क्योंकि एक चीज और जोड़ दीजिए कि क्या राहुल गांधी आगे कांग्रेस की ड्राइविंग सीट पर रहेंगे? जी देखिए, दोनों प्रश्न का जवाब मुझे लगता है कि मतलब व्यवहारिक जवाब आकलन नहीं, वो अब जल्दी मिल जाएगा। जहां तक पायलट का मामला है, मुझे लगता है कि पायलट को लेकर के वसुंधरा राजे खुद एक बहुत बड़ा रोड़ा है। तो पायलट का उस तरह का जो अगर वो चाहे भी, दल बदलना भी चाहे, मुझे नहीं लगता कि वो दल बदलने आ के हक पाएंगे? में है। और बड़ी दिलचस्प बात कांग्रेस की राजनीति की, इससे मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां तो ये होता है, टिक कर देते हैं कि चलो एक और गया, मतलब एक दावेदार गया। खत्म मतलब हुआ। यंग जनरेशन में होता, अगर राहुल नहीं बनते कांग्रेस अध्यक्ष, जो हो सकता है वो कुछ महीने में फैसला ले, तो फिर ये होगा कि कोई युवा चेहरा कौन हो, तो उसमें ज्योतिरादित्य हो सकते थे, ज्योतिरादित्य नहीं है तो सबसे ज्यादा सचिन पायलट उसके दावेदार हो जाएंगे। मैं जी राजनीतिक लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि कांग्रेस अध्यक्ष कोई कौन बने। मुझे लगता है कि कांग्रेस में
अब पानी जो है उस तरीके का सर से ऊंचा हो गया है। एक टैक्टिकल रीजन था जिस वजह से राहुल गांधी अपनी उस बात को बता नहीं पाए, समझा नहीं पाए। टैक्टिकल रीजन था, वो ये नहीं चाहते थे कि जो भी उनकी लीडरशिप में या प्रियंका गांधी की लीडरशिप में का वो ऐसे समय करें जब बिल्कुल उनका जिस तरीके से पॉलिटिकल स्टॉक जो है बिल्कुल नीचे गिरा हुआ हो। तो वो उठने का इंतजार कर रहे हैं, वो उठने का, वो केरल में नहीं हो पाया, असम में नहीं हो पाया, लेकिन अब मुझे लगता है उसका कुछ निर्णय होगा, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस की स्थिति अच्छी है, उत्तराखंड में भी कांग्रेस की सरकार आ सकती है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस तो खैर कहीं दौड़ में नहीं है, लेकिन अगर गैर भाजपा कोई सरकार बनती है तो मुझे तो भी लगता है उनको कि फायदा होगा। वो कांग्रेस का वो जो कहा जाता है ना, गाना भी था कि मेरे क्या होता, पैरों में घुंघरू बांध ले फिर मेरी चाल देख। चाल अब देखिए। देखिए आप देखिएगा बहुत जल्दी लोग इसका स्मरण नहीं करते हैं। 77 में मतलब इंदिरा गांधी, में अभी आज एक और कोई किताब पढ़ रहा था, तो इंदिरा गांधी 8 महीने के बाद उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो गाजियाबाद जाए, दिल्ली छोड़ के मतलब यूपी की तरफ निकले, इतना उनमें डर था। और वो कहती है अपनी कॉन्फिडेंस हिल गया सहयोगी था उनका कि हाँ, कि मैं, लोग मुझे कैसे वो करेंगे, पत्थर मारेंगे, ये करेंगे। और आप देखिए 69 और 80 मतलब 3 साल के अंदर ही वो फिर से भारत की प्रधानमंत्री। उस बात का तो शायद जिक्र इस बात का भी किया कि उनके घर के ऊपर जो है कुछ लोग रात को पहरा दिया करते थे, जो बाद में बड़े मंत्री बन गए। कुछ लोग उनके हाउस मेकर होते थे, होम मेकर होते थे, जो रायसीना हिल तक पहुंच गए। बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन उन सब का जिक्र आप सब जानते हैं आप। लेकिन सर वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा, इसलिए लेकिन आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई, और रोली बुक्स को भी बधाई। और मैं सब लोगों को कहूंगा कि हिंदुस्तान की राजनीति को समझिए, सिर्फ सिंधिया परिवार का नहीं, हिंदुस्तान की राजनीति में कैसे ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं उसको समझने के लिए इससे बेहतर किताब नहीं हो सकती। और रशीद जी को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि सोने पे सुहागा का कहावत का क्या मतलब है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई सर। शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू। मुझे आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और बड़ा आपने रोचक अंदाज से सारी चीजें प्रस्तुत की। जी, कोशिश की मैंने। थैंक यू सर। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।